अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो इकोनॉमी इन फोकस। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से। हम देख सकते हैं कि मार्केट के अंदर आज का दिन थोड़ा सा डिक्लाइनिंग नोट देखा गया है और मार्केट में तकरीबन 800 अबव पॉइंट्स का डिक्लाइन हुआ है। साथ साथ ये भी देखा जा रहा है कि खासकर न्यू आईपीओ के हवाले से चीज़ें जो है वो सामने आ रही हैं। 2026 के अंदर क्या होगा, कितने आईपीओ आएंगे, आज के दिन हम बात करेंगे। साथ साथ हम मार्केट के ट्रेंड के हवाले से बात करेंगे। तकरीबन 16 आईपीओ के हवाले से ये कहा जा रहा है कि वो इंट्रोड्यूस हो सकते हैं और न्यू लिस्टेड कंपनीज में आना, न्यू कंपनीज का मार्केट में एंटर होना, इन्वेस्टर्स की पार्टिसिपेशन होना, इन तमाम चीज़ों की एक अगर हम क्वांटिटी देखें या एक ये देखें कि मार्केट के अंदर कितना ज़्यादा इनकी पार्टिसिपेशन हो रही है, तो ये चीज़ें मार्केट को और मजीद कॉन्फिडेंस दे रही हैं। तो आज हम इसके हवाले से डिटेल डिस्कशन करेंगे। मार्केट में कैसा ट्रेंड देखा जा रहा है, कितना ज़्यादा ये जो एक ट्रेंड है वो आने वाले दिनों में क्या विटनेस करेगा, और ख़ासकर हमने देखा है कि नेक्स्ट वीक के अंदर पॉलिसी अनाउंसमेंट भी हो सकती है, तो क्या क्या उसके आउटकम्स होंगे, आज हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। हमारे पास कुछ अपडेट्स मौजूद हैं। लेट्स हैव अ लुक आज की मार्केट के क्या अपडेट्स हैं हमारे पास, देखते चलते हैं। और ख़ासकर हम वॉल्यूम्स के हवाले से भी बात करेंगे। आज कौन कौन से वॉल्यूम्स जनरेट हुए हैं। देखा यह जा रहा है कि आज के दिन काफ़ी अनकन्वेंशनल वॉल्यूम्स भी जनरेट हुए हैं। लेट्स हैव अ लुक। सबसे पहले ओपन हुई मार्केट 1,69,451.86 के लेवल पर। हायर साइड टू मार्केट गई 1,70,301.48। लोअर वाज 1,68,548.45 एंड फाइनली क्लोजर 1,68,574.69 यानी कि 877.17 का डिक्लाइन देखा गया। आप देख सकते हैं मार्केट के अंदर 1,70,000 का साइकोलॉजिकल बैरियर इंटरडे हाई में मौजूद है। इट मीन्स के पोटेंशियल मार्केट का बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन अब क्लोजर मार्केट का डिक्लाइनिंग नोट पे हुआ है। क्या चीज़ें होंगी वो हम अपने एनालिसिस में देखेंगे। हमारे पास कुछ वॉल्यूम लीडर्स भी मौजूद हैं। लेट्स हैव अ लुक आज की मार्केट में क्या अपडेट्स हैं। जी, आज भी आप देख सकते हैं वॉल्यूम्स पे भी मिक्स ट्रेंड देखा जा रहा है, काफ़ी मिला जुला रुझान है। हम नेटवर्क लिमिटेड इस लिस्ट को लीड कर रहे हैं 0.68 के इजाफे के साथ। 14.65 पे क्लोजर। 187.98 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए, अच्छे वॉल्यूम्स जनरेट हुए। नेक्स्टली पैकेजिंग कंपनी लिमिटेड, पैकेजिंग पावर लिमिटेड, 4.1 का डिक्लाइन देखा गया। 58.92 पे क्लोजर रहा। 180.07 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। थर्डली टीपीएलपी, टीपीएलपी प्रॉपर्टीज लिमिटेड, 0.45 का इजाफा देखा गया। 12.91 पे क्लोजर रहा। 110.02 मिलियन शेयर्स का कारोबार रहा। फोर्थ स्क्वाड पे टीपीएल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, 1 रुपी का चेंज दिखाई दे रहा है। 10.79 पे क्लोजर। 48.53 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड। एंड आप देख सकते हैं एक अच्छे नंबर्स, खासकर चेंज के हवाले से अगर हम देखें एक अच्छा इजाफा भी देखा जा रहा है और डिक्लाइन भी ज़्यादा हुआ है। आखिर में DSLNC यानी कि दीवान सलमान फाइबर लिमिटेड, 0.03 का माइनर डिक्लाइन। 7.92 पे क्लोजर। 34.74 मिलियन शेयर्स का कारोबार रहा। आज के दिन आप देख सकते हैं तमाम स्क्रिप्ट्स जो हैं वो थोड़े से अनकन्वेंशनल है, यानी कि डेली बेसिस पे हम उनको नहीं देखते, तो थोड़ा सा डिफरेंट आज के दिन ओवरव्यू है। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। वी हैव अ गेस्ट ओवर जूम, हमारे साथ मौजूद हैं अली फरीद साहब। आप कैपिटल मार्केट एक्सपर्ट हैं, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अली, वेरी वार्म वेलकम इन द शो। जी वालेकुम सलाम एंड थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। सबसे पहले अली ये बताइए कि मार्केट के ट्रेंड को कैसे देखते हैं। खासकर हम ये देख रहे हैं कि मार्केट के अंदर कल के दिन भी इंट्राडे हाई में 1,70,000 का लेवल था, आज भी ये इंटैक्ट दिखाई दे रहा है। मार्केट के नंबर्स इतने अट्रैक्टिव हैं बावजूद इसके कि नए हाईज, नए ऑल टाइम हाईज हम देख रहे हैं और इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेशन भी देख रहे हैं। इकोनॉमी के हवाले से भी नंबर्स अच्छे दिखाई दे रहे हैं। तो इस मार्केट के अंदर आप क्या ट्रिगर्स देखते हैं, और ख़ासकर आज के दिन जब हमारे पास ये न्यूज़ मौजूद थी कि 1.2 बिलियन डॉलर्स की ट्रांच मौसूल हो चुकी है, यानी कि हमारे पास आ चुकी है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की किटी में मौजूद है, तो फिर भी मार्केट का थोड़ा सा ये ट्रेंड क्यों है आज, जरा इसको स्पेसिफाई कीजिएगा। जी दिन बाय दिन का जो फोरकास्ट है वो करना तो काफ़ी मुश्किल होता है और काफ़ी इनअप्रोप्रिएट भी होता है, क्योंकि मार्केट को हमेशा लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म में देखना चाहिए। तो अगर आप इस साल का जायजा ले तो इस साल पाकिस्तान स्टॉक मार्केट इज अप मोर देन 40% और डॉलर रिटर्न भी बहुत ज़्यादा है। साल का क्योंकि एंड हो रहा है तो लोग हो सकता है कि प्रॉफिट टेकिंग टेकिंग कर रहे हो। म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनीज वो चाहते हैं कि साल के एंड तक वो अपने पैसे जो स्टॉक्स में लगाए हुए वो बेच ले, ताकि साल के एंड में कोई वॉलेटिलिटी उनको ना इफेक्ट करे।
तो मेरे ख्याल में ओवरऑल जो ट्रेंड है पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का वो बुलिश जो है वो रहेगा। आपने इंट्रोडक्शन में डिस्क्राइब किया कि आईपीओज बहुत ज़्यादा पाइपलाइन बड़ी हेल्दी है, रिकॉर्ड लेवल की पाइपलाइन है। सो फॉर मी दैट्स वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इंडिकेटर कि इस वक्त बिजनेस ऑप्टिमिज्म और इन्वेस्टर ऑप्टिमिज्म जो है वो इम्प्रूव हो रहा है, और ये ट्रेंड जो बुलिश मार्केट का है ये कंटिन्यू रहेगा अगले साल भी। अली, आपने आईपीओस का जिक्र किया, तो अगर पर ईयर हम रेशो देखें तो कितने आईपीओस होते हैं हमारे हर साल के अंदर अगर देखा जाए तो? पाकिस्तान मार्केट में अनफॉर्चुनेटली आईपीओ को इतने ज़्यादा नहीं रहे। ऑन अगर आप पिछले 10 साल की एवरेज देखती हैं तो 3 या 4 आईपीओ की एवरेज रही है। इसमें वॉलेटिलिटी रही है कि किस साल में ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 6-7 आईपीओ हुए हैं, और फिर कम अज़ कम जो है वो एक भी आईपीओ हुआ है। कुछ ऐसे साल भी थे इसमें अच्छा। सिर्फ एक आईपीओ हुआ। तो ये जो 16 का नंबर है, दिस इज सब्सटैंशियली मोर देन आर हिस्टोरिकल नंबर्स। और इनमें काफ़ी अच्छी अच्छी कंपनीज हैं इस वक्त। आज के दिन जो है वो पाक कतर तकाफुल जो है पाकिस्तान की सबसे बड़ी तकाफुल कंपनी, उसका आईपीओ जी। खुल गया है। फिर ब्लू एक्स लॉजिस्टिक्स कंपनी है, उसका आईपीओ हो रहा है, जेम बोर्ड से वो मेन बोर्ड पे जा रही है। तो आई थिंक दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट इंडिकेटर। आपने पूछा था कि कैसे कैटलिस्ट हैं जो मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे, तो यही सब दो जो सबसे बड़े कैटलिस्ट होते हैं वो न्यू कंपनीज जिनका आईपीओ हो रहा होता है, और दूसरा उसकी वजह से नए इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट में आते हैं कि अब ये जो कंपनीज आईपीओ कर रही है, इनके एम्प्लॉयज, इनके कस्टमर्स, इनके लोग जो इन कंपनीज को पसंद करते हैं, वो अब इनकी वजह से स्टॉक मार्केट में अकाउंट खोलेंगे और इन कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे। तो दीज आर द टू हेल्दीएस्ट साइंस ऑफ इंप्रूवमेंट इन द स्टॉक मार्केट। अली, हमारे व्यूअर्स को ये भी बताइएगा कि जो न्यू आईपीओज आ रहे हैं इनमें कैसे आप अपने इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और दूसरा ये कि हमारी यंग जनरेशन बहुत ज़्यादा इससे अटैच भी हो जाती है, एक अट्रैक्ट हो जाती है कि मार्केट में नंबर्स बहुत जल्दी ऊपर जा रहे हैं, आज के दिन मार्केट में इतना इजाफा देखा गया, तो उनको ज़रा इस चीज़ की समझ तो नहीं आती, लेकिन वो बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो जाते हैं। तो उनको क्या एडवाइस करेंगे? और साथ साथ अगर अगले ही दिन डिक्लाइन हो जाता है तो वो डिस्करेज भी हो जाते हैं कि चलो कल के दिन 1000 पॉइंट्स था या अगले दिन इतना हो गया। तो ये जो साइंस है वो प्लीज उनको बताइएगा। जी, आपने बड़ा इंपॉर्टेंट एक नुक्ता उठाया है कि आपने दुरुस्त बोला है कि स्टॉक मार्केट जो है ये कोई कसिनो या कोई गैम्बलिंग की जगह नहीं है जहाँ पे आप एक दिन पैसा बनाए तो अगले दिन आप बहुत अमीर हो जाएंगे। यहाँ पर आप, इट्स अ प्लेटफॉर्म जहाँ पर आप बिजनेस में शेयर होल्डर बनते हैं, यानी कि आप उन बिजनेसेस के पार्टनर बनते हैं। जब वो कंपनी अच्छा करेंगी तो आपको रिटर्न पॉजिटिव मिलेगा, अगर वो खुदा ना खास्ता अच्छा नहीं करेंगी तो आपको लॉस का भी खतरा है। ये उसी तरीके से है जिस तरह अगर आप एक घर खरीदते हैं तो आप उस घर को लॉन्ग टर्म के लिए खरीदते हैं, या आप उसको रेंट पे दे देते हैं, या खुद रहते हैं। आप ये नहीं करते कि आज मैंने घर खरीदा है तो कल मैं बेच दूंगा तो परसों दोबारा खरीद लूंगा। अगर आप ये करेंगे, जो ज़रूर आप कर सकते हैं, स्टॉक मार्केट आपको ये इजाज़त देता है कि आप डे ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, मगर देखा यह जाता है कि जो डे ट्रेडर्स होते हैं वो ज़्यादातर पैसा लूज ही करते हैं। सो इट्स नॉट एडवाइजेबल कि आप ऐसा करें। दूसरा जो आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि मुझसे काफ़ी लोग पूछते हैं कि जी स्टॉक मार्केट में अगर एक कंपनी की वैल्यू बढ़ गई तो उसका क्या फ़ायदा है, वो तो सिर्फ वैल्यू लोग खरीद रहे बेच रहे, कंपनी को तो कोई फ़ायदा नहीं है। आईपीओ एक ऐसी जगह है कि कंपनी आती है, वो अपना प्लान इन्वेस्टर्स को बताती है, मार्केट को बताती है, पब्लिक को बताती है, कहते हैं कि जी देखें हम ये करना चाहते हैं, आप हमें पैसे दें, और जाकर पब्लिक से पैसा रेज करती है अपने ग्रोथ के लिए। तो ये तो सबसे, इसलिए सबसे हेल्थी वे ऑफ रेजिंग मनी है, क्योंकि कंपनीज जाकर पब्लिक को कह रही है कि आप हमारे हिस्सेदार बने, हमारे प्रॉफिट, हमारे हमारे कंपनीज में पैसा डायरेक्टली इन्वेस्ट करें। इसमें पार्टिसिपेट किस तरह कर सकते हैं आप? इसके पार्टिसिपेशन के लिए किसी भी ब्रोकरेज के साथ अकाउंट खोलकर जो आईपीओ सब्सक्रिप्शन फॉर्म्स अवेलेबल होते हैं उस पर आप फिल करके आप पैसा सबमिट कराते हैं। सीडीसी ने आईपी, जो पाकिस्तान की सेंट्रलाइज्ड डिपॉजिट कंपनी है जो पीएसएक्स का हिस्सा है, उसने बड़े आसान तरीके बनाए हुए हैं कि आप डिजिटली भी अकाउंट खोल सकते हैं और डिजिटली आप डायरेक्ट अपने बैंक अकाउंट से पैसा राइट। आईपीओ में सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको मिल जाता है एलोकेशन तो वो आपको शेयर्स मिल जाएंगे। अगर खुदा ना खास्ता आप ओवर सब्सक्राइब हो जाता है, कंपनी के लिए तो अच्छी बात है कि ओवर सब्सक्राइब हो गया, तो जी। फिर आपको पैसे वापस मिल जाएंगे। अगर देखा जाए तो पिछले साल भी मतलब 2025 में भी जो आईपीएस हुए उसमें सबसे अच्छा ट्रेंड ये रहा कि वो दे वर मैसिवली ओवर सब्सक्राइब, 3 गुना 4 गुना ओवर राइट। सब्सक्राइब था, जिसका मतलब था कि अगर एक कंपनी जितना अमाउंट रेज करना चाहती थी उससे 4 गुना ज्यादा लोगों ने कहा, डिमांड आ गई कि आप हमसे पैसा ले लें, और इसी वजह से उन आईपीओ की परफॉर्मेंस भी बड़ी अच्छी रही।
एंड दैट हैज सेट अ वेरी गुड प्रेसिडेंट गोइंग इनटू 2026 कि अब और भी कंपनीज आई हैं स्टॉक मार्केट में। अगर आप देखें इन कंपनीज में कुछ एग्रीकल्चर की है, कोई फूड कंपनीज है, कोई स्टील कंपनी है, कोई लॉजिस्टिक्स कंपनी है, तो बड़ा ही दे रिप्रेजेंट आवर इकोनॉमी। तो अच्छा आई एम अली, वेरी एक चीज होपफुल। यहाँ आपको पॉज करूंगी, ये भी बताइएगा जो ये 16 आईपीओज आने वाले हैं खासकर 2026 के अंदर, वो कौन कौन से सेक्टर से ताल्लुक होगा उनका, और किस सेक्टर की ज्यादा आप समझते हैं कि यहाँ जो है वो पोजीशन स्ट्रांग होने वाली है और इस सेक्टर के आईपीओज ज्यादा आने वाले हैं? जी, सबसे अच्छी बात ये है कि जो 16 कंपनीज हैं जो पाइपलाइन में हैं, ये बड़े डाइवर्स सेक्टर से है। टेक्नोलॉजी की भी कंपनीज राइट। है, सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चरर्स है जो एक्सपोर्ट करते हैं, स्टील की कंपनीज है जो पाकिस्तान में स्टील प्रोवाइड करती हैं डिफरेंट कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज को, लॉजिस्टिक्स की जैसे मैंने बोला ब्लू एक्स का इस वक्त आईपीओ हो रहा है, तकाफुल की कंपनी का इस वक्त आईपीओ हो रहा है। इसमें फूड की कंपनीज है, ऑयल एंड गैस जो हमारा कुकिंग ऑयल बनाती है, एग्स बनाती हैं। तो आई थिंक हमारी जो आईपीओ की जो पाइपलाइन है दे रिप्रेजेंट आर इकोनॉमी। मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी कंपनीज का ज़्यादा रुझान रहेगा, क्योंकि ये एक ऐसा सेक्टर है जिसमें ग्रोथ हमारे मुल्क में कायम रहेगी अगले कई सालों तक। राइट। अच्छा, आपने एक यंगस्टर्स के लिए भी एडवाइस की, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ खासकर जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं जिनके पास रोशन डिजिटल अकाउंट है, क्या उनके लिए भी फिर ये अकाउंट खोलना लाजमी है? ब्रोकरेज हाउस में तो ऑफ कोर्स वो तो उनको तो अकाउंट रिक्वायर्ड है, इसके अलावा दूसरे अकाउंट्स भी खोलना रिक्वायर्ड है? जी, रोशन डिजिटल अकाउंट तो बड़ा आसान कर देता है कि आपने एक दफ़ा किसी भी बैंक के साथ रोशन डिजिटल अकाउंट खोला तो आपने लिटरली दो बटन दबाकर सीडीसी अकाउंट में कोई भी ब्रोकर सेलेक्ट कर ले तो आपका अकाउंट खुल जाएगा। आपको दोबारा से डॉक्यूमेंट्स सबमिट कराने की ज़रूरत नहीं है। राइट। तो वो तो बड़ा आसान तरीका है फॉर ओवरसीज पाकिस्तानीज टू पार्टिसिपेट इन पाकिस्तानी कंपनीज। तो चलें फिर, ये ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए तो बड़ी एक आसानी और एक फैसिलिटेशन स्टार्ट हो चुकी है। साथ साथ अली, कौन से सेक्टर्स अभी ल्यूक्रेटिव दिखाई देते हैं, और खासकर जो इकोनॉमी की अभी पोजीशन देखी जा रही है, कुछ नए इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्टर साहब इज़ वेरी कीन कि इकोनॉमी के हवाले से चीज़ें सही हो जाएं, एफबीआर में भी रिफॉर्म्स आ रहे हैं, हम पर वीक कुछ असेसमेंट्स देखते हैं कि यहाँ पर कोई ना कोई रिफॉर्म्स आ जाते हैं, कोई ना कोई नई चीज़ सामने आती है। तो इसके हवाले से आप, ये जो एनुअल ईयर गुजरा है हमारा, यानी कि इट्स नाउ एंड दिसंबर ही है ये, तो क्या आपको लगता है कि इस साल हमारी क्या क्या चीज़ें हो चुकी हैं, और स्टॉक मार्केट में कितनी इंप्रूवमेंट हुई है, इकोनॉमी में कितनी इंप्रूवमेंट हुई है, और नेक्स्ट ईयर हमारी क्या तैयारी है? जी, इस साल हमारी जो परफॉर्मेंस रही थी वो वेरी सेटिस्फैक्ट्री थी। इट्स वी मेट द टारगेट्स। क्योंकि इसका ये मतलब नहीं कि हमारी इकॉनमी कोई बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है। हमें वही रियलाइज़ करना चाहिए कि हम आईएमएफ प्रोग्राम के अंदर है, और आईएमएफ प्रोग्राम के अंदर हमने आईएमएफ को कमिटमेंट्स दी हुई है कि हम इकोनॉमिक स्टेबिलिटी अचीव करेंगे और सर्टेन रिफॉर्म्स करेंगे और सर्टेन इकॉनमी को किसी एक खास तरीके से ग्रो करेंगे। तो आईएमएफ ने हमारा जो ट्रांच है वो भी दे दी, और जितने भी रिव्यूज हुए वो पॉजिटिव हुए। अभी पिछले 2 दिन पहले ओआईसीसी का एक सर्वे रिजल्ट था जिसने शो किया कि बिजनेस सेंटिमेंट भी पाकिस्तान में इंप्रूव हो रहा है, इन्वेस्टर सेंटिमेंट भी इंप्रूव हो रहा है, हमारी क्रेडिट रेटिंग जो इंटरनेशनल एजेंसीज करती है वो भी इंप्रूव हुई। तो जो भी हमने वादे किए थे और कमिटमेंट्स किए थे, हम उस ट्रैक में लगे हुए हैं और उसमें डिलीवर कर रहे हैं। अवाम के लिए उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि महंगाई पे काबू रहा है। हमने ऐसी ग्रोथ नहीं की कि जी। जिससे महंगाई आ जाए, जबकि माजी में ये होता था कि जब भी हुकूमतों को पास थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी होती थी वो यकदम इंटरेस्ट रेट नीचे करते थे और कहते थे देखिए जी हमने तो कैसी ग्रोथ अचीव कर ली है। मगर वो ग्रोथ ऐसी होती थी कि जिसकी वजह से महंगाई आ जाती थी और हमारे रिजर्व खत्म हो जाते थे, और फिर वो हुकूमत अगली हुकूमत को कहती ब्लेम थी कि गेम जी अब करते तुम थे। संभालो, जी अब राइट। तुम संभालो, हम तो ये छोड़ के चले गए आपके लिए। इस हुकूमत ने डिस्पाइट पॉलिटिकल ये जो उन पे प्रेशर पड़े, उन्होंने उसको साइड पे रखा और इकोनॉमी पे एक स्टेबलाइजेशन की तरफ गए और उसको मेंटेन किया। तो इस पे बड़ा एक हमें दाद देनी चाहिए स्टेट बैंक को, और के जो कि उन्होंने डिस्पाइट ऑल द पॉलिटिकल प्रेशर्स उन्होंने अपनी एक इकोनॉमिक जो पॉलिसी जिस पे कमिटमेंट की हुई है उस पे उन्होंने कायम रहे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। दूसरा जो आपने बिल्कुल दुरुस्त बोला कि टैक्सेशन रिफॉर्म्स का बड़ा ज़रूरत है, उस पर फाइनेंस मिनिस्टर ने भी राइट। ये बात बोली है कि इस पे हमें टैक्स रिफॉर्म करना ज़रूरी है, क्योंकि सैलरी तक पे पर और जो लोग पहले टैक्स देते हैं उन पे बर्डन बहुत ज़्यादा हाई है, और इस पे और काम होने की ज़रूरत है। और आई होप कि 2026 में
we will see improvement in that, and that will unlock the next level of growth. मगर ओवरऑल आप 2025 का अगर आप परफॉर्मेंस का रिव्यू करती हैं तो हाँ, हमारी ग्रोथ कोई ज़्यादा हाथ नहीं हुई। वो इसलिए क्योंकि हम खुद जानबूझ के अपनी ग्रोथ को स्टेबलाइज करें ताकि महंगाई का वो ना आ जाए और हमारे रिजर्व्स खत्म ना हो जाए और डेफिसिट की तरफ ना चले जाए। सो तो आई अली, वुड मैं आपकी गिव द मौजूदगी गवर्नमेंट से ए। फायदा उठाते हुए ये पूछना चाहती हूँ, ऑफ कोर्स फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने ये कहा था कि बूम एंड बस्ट की जो साइकिल है उसको हमें एक स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाना है, नंबर वन। एंड नंबर टू, आपने जिक्र किया कि ऑफ कोर्स हमारे पास जो कि ओवरऑल सियासी इख्तलाफात होते थे, लेकिन इसको एक तरफ रख के मीशत को जो है वो प्रॉपरली लेके चलना है। ये दोनों चीज़ें आपके जो पॉइंट्स में रेज हुई हैं। साथ साथ मैं ये भी पूछना चाहूँगी कि ओवरऑल अब नेक्स्ट वीक के अंदर पॉलिसी अनाउंसमेंट भी है, तो आपको क्या लगता है, एज स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इज़ वेरी कॉशियस, उसने बहुत अच्छे तरीके से फाइन ट्यून करके पॉलिसी रेट को लेके चले हैं और तकरीबन 22% से अब 11% आ चुके हैं, लेकिन सिंस 4 पॉलिसी अनाउंसमेंट्स हम देख रहे हैं, 4 और 5 इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, कि ये अनचेंज रखा गया है। तो इस बार आपका क्या एनालिसिस है, क्या फोरकास्ट है? जी, आपने दुरुस्त बोला कि स्टेट बैंक ने क्रेडिबिलिटी हासिल कर ली है कि वो पॉलिटिकल प्रेशर पे नहीं एक्ट करेंगे, वो डेटा पे एक्ट करेंगे। जी, और डेटा पे एक्ट करके वो इन्फ्लेशन को टारगेट करेंगे। ये नहीं अलाउ करेंगे कि मुल्क में ऐसी महंगाई हो जाए कि आप और मैं और जो आवाम है वो हर्ट हो। तो मैं मैं उम्मीद एज बिजनेसमैन या स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेंट तो ज़रूर करता हूँ कि अल्लाह करे कि इंटरेस्ट रेट नीचे आए, मगर मैं इस बात पर भी ट्रस्ट करता हूँ कि जो जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको सेट करने की, उनके पास डेटा ज़्यादा है जो मेरे पास नहीं है, और उनकी क्रेडिबिलिटी एक बन चुकी है कि वो डेटा पे एक्ट करेंगे, वो पॉलिटिकल प्रेशर पे, मेरी डिज़ायर पे या और स्टॉक मार्केट की डिज़ायर पे एक्ट नहीं करेंगे। तो मुझे इस वक्त नहीं पता कि वो इंटरेस्ट रेट कट करेंगे कि नहीं करेंगे। मेरी चाहत या डिज़ायर है कि वो करे, मगर आई रिस्पेक्ट कि उनकी क्रेडिबिलिटी जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरी डिज़ायर से। राइट, वेल थैंक यू सो मच अली, आप हमारे साथ मौजूद रहे, काफ़ी डिटेल एनालिसिस। हम ये भी देख रहे हैं कि अगर बात करें पॉलिसी अनाउंसमेंट के हवाले से तो ये मिक्स ट्रेंड देखा जा रहा है। कुछ एनालिटिकल व्यूज़ मौजूद है कि होना चाहिए, लेकिन होगा या नहीं ये अब तक जो है वो अब अनाउंसमेंट के बाद ही पता चलेगा। लेकिन ओवरऑल अगर हम इन्फ्लेशन के नंबर्स देखें, ये भी डिक्लाइनिंग ट्रेंड शो कर रहे हैं। अगर हम तमाम इकोनॉमिक इंडिकेटर्स देखें तो अपवर्ड डायरेक्शन है, और साथ साथ हमारी जो चीज़ें हैं वो कंट्रोल दिखाई दे रही हैं। तो एटलीस्ट अगर थोड़ी सी जो एक हम कह सकते हैं कि अगर डिक्लाइनिंग नोट आ जाए तो ये ट्रेंड सेट हो जाएगा और इसकी वजह से मार्केट में और एक हाइप क्रिएट हो सकती है। हमारे पास कुछ अपडेट्स मौजूद हैं, लेट्स हैव अ लुक कमोडिटीज के हवाले से क्या अपडेट्स मौजूद हैं आज की मार्केट में, देखते चलते हैं। कमोडिटीज में सबसे पहले गोल्ड की पर तोला प्राइस 4,44,687 रुपीस, गोल्ड पर 10 ग्राम 3,81,653 रुपीस। ये लोकल मार्केट के रेट्स हैं, जबकि इंटरनेशनल गोल्ड रेट पर अराउंड $4,204.6। आप देख सकते हैं इंटरनेशनली थोड़ा सा अब मार्केट में नंबर्स जो हैं वो एक कल के दिन के बराबर ही दिखाई दे रहे हैं, मगर अपवर्ड ट्रेंड अभी भी जारी है। ऑयल WTI पर बैरल $57.64, ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल $61.35। अगर हम इंटरनेशनली ऑयल प्राइसेस के हवाले से बात करें तो WTI जो है वो थोड़ा सा फ्लक्चुएट किया है डाउन साइड पे, लेकिन अभी भी हम देख सकते हैं कि जो ये ट्रेंड है जितना कम होगा, जितना डिक्लाइनिंग नोट होगा, उतना पाकिस्तान के लिए इन्फ्लेशन के लिए फ़ायदा होगा। नेक्स्टली हमारे पास करेंसी अपडेट्स भी मौजूद हैं, देखते चलते हैं। करेंसी में सबसे पहले यूरो बाइंग रही 327.69 रुपीस, सेलिंग वाज 328.28। यूके पाउंड बाइंग रही 374.7, सेलिंग वाज 375.37। यूएस डॉलर बाइंग रही 280.25, सेलिंग वाज 280.75। एंड लास्टली चाइनीज ऑन बाइंग रही 39.69, सेलिंग वाज 39.76। ये थे करेंसी अपडेट्स। जीसीसी करेंसी अपडेट्स भी देखते चलते हैं। सऊदी रियाल बाइंग रही 74.68 रुपीस, सेलिंग वाज 74.81। यूएई दिरहम बाइंग रही 76.32, सेलिंग वाज 76.45। कतरी रियाल बाइंग रही 76.99 रुपीस, सेलिंग वाज 77.12। एंड लास्टली कुवैती दिनार बाइंग रही 913.82, सेलिंग वाज 915.45। ये थे करेंसी अपडेट्स आज के दिन के। हमने आपको स्टॉक मार्केट के हवाले से और तमाम करेंसीज के हवाले से फॉरेक्स एंड कमोडिटीज बताई। एक ब्रेक की जानिब चलते हैं, साथ रहिए।
दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया, इस्लाम की तारीख उलुल अज़मी, हौसले और मुस्तकिल मिजाजी की मिसालों से भरी पड़ी है। बस मुश्किलों, रुकावटों और मुसीबतों के बावजूद आगे बढ़ते जाओ। लौह भी तू, कलम भी तू, तेरा वजूद अल किताब। गुंबदे आबगी ना रंग, तेरे मुहीत में हबा। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान एंड यूएई रिलेशनशिप के हवाले से। इसको मजीद स्ट्रॉन्ग करने के लिए, इकोनॉमिक टाइज को मजीद बेहतर बनाने के लिए FPCCI की मुलाकातें हुई हैं। आज हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। बिजनेस कम्युनिटी की मुलाकात होना, ट्रेड और डेवलपमेंट के हवाले से बात करना एक हम कह सकते हैं कि नीड ऑफ द आवर भी है। और खासकर पाकिस्तान एंड यूएई के रिलेशंस वैसे भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हुए दिखाई दे रहे हैं। GCC कंट्रीज़ की फूड सिक्योरिटी के हवाले से पाकिस्तान पहले भी बहुत सारे इकदाम कर रहे हैं और खासकर SIFC के थ्रू बहुत सारी कोशिशें हुई हैं जिसमें लाइव स्टॉक एंड फूड सिक्योरिटी और एग्रीकल्चर सेक्टर के हवाले से बहुत सारी बातें हैं। तो आज हम इसके हवाले से डिटेल डिस्कशन करेंगे। साथ साथ हम बात करेंगे पाकिस्तान एंड टर्की रिलेशनशिप के हवाले से। टर्की डेलीगेशन पाकिस्तान जो है वो आया और तशरीफ़ लेकर आया। यहाँ पर वफाकी वज़ीर तजारत से मुलाकात भी हुई और हम ख़ास कर ये भी देख रहे हैं कि सनती और टेक्नोलॉजिकल ताउन जो है इसको बढ़ाने के लिए काफ़ी कोशिशें की जा रही हैं। इन दोनों कंट्रीज़ इस पर इतफ़ाक़ करते हैं कि ख़ासकर इंडस्ट्रियलाइजेशन होनी चाहिए और टेक्नोलॉजी की जो एक इनोवेशन है इसके ऊपर काम करना ज़रूरी है। हम बात करेंगे इसके हवाले से भी। आपको याद होगा कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो टर्की में ही होती थी, पहले हम वहाँ से इंपोर्ट किया करते थे और अब हम पाकिस्तान और टर्की के दोनों के एक जॉइंट वेंचर से इसको मज़ीद अब इंडस्ट्री लेवल पर पाकिस्तान में ला रहे हैं। तो आज हम ये बात करेंगे। और पाकिस्तान को IMF से $1.2 बिलियन की ट्रांच जो है मौसूल हो चुकी है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इस चीज़ की तस्दीक भी कर चुके हैं। ये हम फर्स्ट सेगमेंट में इसको डिटेल डिस्कस भी कर चुके हैं। साथ साथ हम बात करेंगे SIFC की जो माइनिंग एंड मिनरल सेक्टर है इसके शोबे को मज़ीद जो एक हम कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए और इंडस्ट्री की हैसियत देने के लिए काफ़ी कोशिशें हैं। और यहाँ पे समरी जो है वो ECC को भेजने की जो है वो तैयारी हो गई है, इसकी हिदायत भी कर दी गई है। ऑफ कोर्स एक बड़ा सेक्टर है, एक डिटेल्ड इसके अंदर काम हो रहा है, इतना पोटेंशियल मौजूद है, इतनी अट्रैक्शन है FDI की, तो वाई नॉट इसको आप इंडस्ट्री का सेक्टर बनाएं, एक दर्जा दें बड़ा। तो आज इसके हवाले से हम बात करेंगे।
और अमेरिका की रेकोडिक में 1.25 बिलियन डॉलर्स की इवेंट के हवाले से हम ये देख रहे हैं कि एक ऐलान हो चुका है, इसमें एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी ऑटोमेटिकली। वहाँ जिस इलाके में ये है वहाँ भी खुशहाली आएगी, वहाँ के लोकल्स को भी फ़ायदा होगा और एम्प्लॉयमेंट के हवाले से पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी का जो एक इम्पैक्ट है वो बहुत अच्छा होगा। आज हम बात कर ही रहे हैं तमाम चीज़ों के हवाले से, तो ग्रोथ को रूल आउट नहीं किया जा सकता। एशियन डेवलपमेंट बैंक ऑफ जो है पाकिस्तान की ग्रोथ के बारे में ये बता रहे हैं कि यहाँ जीडीपी ग्रोथ बढ़ सकती है, यहाँ पे पोटेंशियल मौजूद है। और जितना ज़्यादा इकोनॉमी के हवाले से हम डिफरेंट इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज़ का और डिफरेंट इंटरनेशनल जितने जरीदे हैं सभी इस बात को की गमाजी कर रहे हैं कि अब पाकिस्तान के अंदर तमाम जो एक इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड्स हैं वो फॉलो किए जा रहे हैं और तमाम जो एक इकोनॉमी की जो एक लूप होल्स थे उसको बग्स को फिक्स किया जा रहा है। तो इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे, उससे पहले एक रिपोर्ट देखते चलते हैं, फिर वापस आते हैं, सेकंड सेगमेंट का आगाज करते हैं। बलूचिस्तान के दिल में वाक़ई रेकोडिक मंसूबा पाकिस्तान की मईशत के लिए एक गेम चेंजर बनकर उभर रहा है। अमरीकी एग्जिम बैंक की जानिब से 1 अरब 25 करोड़ डॉलर के माली ताउन की मंजूरी के बाद इस मेगा मंसूबे को न सिर्फ आलमी सरमायाकारी का एतमाद मिला है बल्कि आला मेयार के अमरीकी कानूनी आलात और खिदमात की 2 अरब डॉलर तक की फराहमी के दरवाजे भी खुल गए हैं। पाकिस्तान में अमरीकी नायब मिशन चीफ नेटली ए बेकर ने इसे दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी ताउन का एक संग मील करार दिया है। उनके मुताबिक ये पैकेज मुस्तकबिल के कई सालों तक रेकोडिक के लिए जरूरी टेक्नोलॉजी और मशीनरी की फराहमी यकीनी बनाएगा। I'm pleased to highlight the U.S. Export-Import Bank recently approved financing of $1.25 billion to support the mining of critical minerals at Reko Diq in Pakistan. We look forward to seeing further agreements between U.S. companies and their Pakistani counterparts in the critical minerals and mining sector. इस ताउन से अमेरिका में 6,000 और पाकिस्तान में 7,500 नई मुलाजमतें पैदा होने का इम्कान है। इससे वाज़े होता है कि रेकोडिक सिर्फ एक कान नहीं बल्कि पाक अमेरिका तिजारती शराकतदारी को नई जहत देने वाला मुआशी पुल है। नेटली ए बेकर का कहना है कि रेकोडिक महज तांबे और सोने का मंसूबा नहीं बल्कि पाकिस्तान की वो अहम मादनियाती सलाहियत खोलने की कुंजी है जो बरकी गाड़ियों, काबिल तजदीद तवानाई, बैटरी स्टोरेज और आलमी स्ट्रेटेजिक सनतों के लिए बुनियादी हैसियत रखती है। रेकोडिक मंसूबा न सिर्फ बलूचिस्तान बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए रोजगार, बरामदात और सरमायाकारी के नए दौर का आगाज कर सकता है। रेकोडिक यकीनन वो मुआशी कुव्वत है जो पाकिस्तान को मादनियात और बरामदात के मैदान में एक नई आलमी शनाख्त दे सकती है। जी, रिपोर्ट आपने देखी, इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। वी हैव अ गेस्ट फ्रॉम लाहौर स्टूडियोज, हमारे साथ मौजूद हैं जवाद रिजवी साहब। उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जवाद साहब, वेरी वार्म वेलकम इन द शो। क्या कहेंगे जवाद साहब, अमेरिका की इन्वेस्टमेंट के हवाले से कहा जा रहा है कि रेकोडिक खासकर ये माइनिंग एंड मिनरल सेक्टर के पोटेंशियल को अब सभी मान रहे हैं और 1.25 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट का ऐलान हो चुका है। कितना ज़्यादा ये हमारे लिए वेलकमिंग नोट है, कितना ज़्यादा ये खुशाइन है हमारे लिए और इससे रोज़गार के मौके भी बढ़ जाएंगे? जी वालेकुम सलाम नताशा। जो रिकोडिक का मंसूबा है, अगर हम इसको बैक ट्रैक करें तो ये पहले से हमारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से ट्रैक पे थी और अगर हम उस ट्रैक पे रहते तो इस वक्त हम बहुत ज़्यादा अपने माइनिंग सेक्टर को एक्सप्लोर कर चुके होने थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे हैपनिंग हुई जिसकी वजह से हम थोड़ा सा डी ट्रैक हो गए। लेकिन इट्स अ गुड थिंग कि इस वक्त हमारा जो रिकोडिक मंसूबा या कोई भी हमारा माइनिंग और मिनरल का सेक्टर जो है वो बहुत, जिसे कहते हैं, फुल पोटेंशियल से उसके ऊपर फोकस करके काम किया जा रहा है। एंड थैंक्स टू फॉर दिस SIFC जिसने इस सेक्टर को, इसके पोटेंशियल को इस तरीके से अंडरस्टैंड करके पिच किया ग्लोबल मार्केट में कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स जो हैं पाकिस्तान के माइन एंड मिनरल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए दे आर वेरी कीन। और ये जो 1.25 बिलियन की जो इन्वेस्टमेंट का क्या नाम है अनाउंसमेंट हुई है US की तरफ से और US एम्बेसी की ऑफिशियल ने खुद खड़े होकर एक वीडियो रिलीज की कि 1.25 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं रिकोडिक के अंदर। और उससे उन्होंने बताया कि लोकल और फॉरेन जो अमेरिका में और पाकिस्तान में न्यू जॉब्स क्रिएशन होंगी। तो ये भी जहन में रखें कि ये जो जॉब क्रिएशन होंगी ये कोई लो एंड जॉब्स नहीं होंगी, ये मिड टू हाई एंड जॉब्स होंगी जो इसके जरिए क्रिएट होंगे। इसकी एक बहुत ह्यूज इनकम होगा, एक ह्यूज इम्पैक्ट होगा हमारे बलूचिस्तान में। अच्छा, ये एक फर्स्ट स्टेप है,
इजी स्टेप है, क्योंकि इसके ऊपर पहले भी बहुत ज़्यादा काम हुआ था, तो इसलिए इसमें इमीडिएटली इन्वेस्टमेंट आपको नज़र आ गई। लेकिन ये एक फर्स्ट स्टेप है। अभी आप देखेंगे आने वाले दिनों में हमारे यहाँ ऐसी रियल मिनरल्स एग्जिस्ट करती हैं जिसके अंदर बहुत सारी बैनुल अक़वामी कंपनीज जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, कंट्रीज हैं, दे आर वेरी कीन टू इन्वेस्ट इन दोस एरिया एंड टू ब्रिंग इट आउट, और उसको सारा इसको निकाल के उन मादनियात को उसको प्रोसेस करके उसको दुनिया में जो इस मिनरल्स हैं उसमें यूज़ होने के लिए यहाँ से लेके जाएंगी। तो ये इन्वेस्टमेंट्स आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में रिकोडिक एक फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट इन्वेस्टमेंट है जो यूएस की तरफ से अनाउंसमेंट हुई है 1.25 बिलियन डॉलर की। आप देखेंगे चाइनीज जो हैं वो भी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट अपनी अनाउंस करेंगे, मेजर इन्वेस्टमेंट आनी है, और इट इज नॉट गोइंग टू लिमिट टू बलोचिस्तान ओनली। आप देखेंगे केपी के अंदर भी हमारी इसके अंदर माइनर मिनरल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट्स आएंगी, और इससे हमारा जो माइनर मिनरल सेक्टर है जो इसका पोटेंशियल अनटैप्ड है, अनलीस्ड है, इसके अंदर ह्यूज पोटेंशियल को एक्सप्लोर किया जाएगा। और इससे जो इसमें इन्वेस्टमेंट से हमें ये नतीजा निकलेगा कि हमारा ये सेक्टर अलाइड्स इंडस्ट्री को भी सपोर्ट करेगा। अच्छा, इसके अंदर आप देखें कि जो माइनर मिनरल सेक्टर की एक तरफ हम देखते हैं यूएस की तरफ से 1.25 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट की बात हुई है, दूसरी तरफ से SIFC ने एक समरी मूव की है या करने लगे हैं टूवर्ड्स गवर्नमेंट के, इसको हम जो हमारा माइनर मिनरल सेक्टर है उसको प्रॉपरली एक इंडस्ट्री का स्टेटस दिया जाए। अच्छा, इंडस्ट्री का स्टेटस देने का एडवांटेज क्या है कि जब किसी सेक्टर को इंडस्ट्री का स्टेटस दिया जाता है तो गवर्नमेंट उसको एक स्पेशल ट्रीटमेंट के जरिए, स्पेशल डिपार्टमेंट के जरिए, स्पेशल डिवीजन के जरिए उसको ट्रीट करती है। क्योंकि पाकिस्तान में माइनर मिनरल जो है वो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, और सूबाई हुकूमतें जो हैं उसके लाइसेंस देती हैं, उसको मैनेज करती हैं, उनको कंट्रोल करती हैं, लेकिन समहाउ दे आर लैकिंग सम कैपेसिटी इश्यूज जो उस तरीके से हैंडल नहीं कर सकते, जबकि फेडरल गवर्नमेंट से एक परमिशन देती है कि आप यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये जब इंडस्ट्री का एक स्टेटस दिया जाएगा तो फेडरल गवर्नमेंट के अंदर भी एक कोई ना कोई सेटअप ऐसा स्टेब्लिश किया जाएगा कि जो हमारे माइनर मिनरल सेक्टर्स के जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए कोई भी किसी भी किस्म की रेक्टिविज्म ना क्रिएट हो, उनके लिए कोई प्रॉब्लम ना हो, उनके लिए कोई हिंड्रेंस ना हो। जो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से उसको सपोर्ट चाहिए, कोई मशीनरी लेके आने के लिए, कोई टेक्नोलॉजी लेके आने के लिए, वो वहाँ से उसको सपोर्ट मिले। और दूसरी तरफ जो प्रोविंसेस हैं उनको वहाँ से अपना जो काम कर रहे हैं वो इंटीग्रेट करके आपस में ब्रिज करके तो इस सेक्टर को एक्सप्लोर करें, एक सेक्टर को इसमें से जो पाकिस्तान का पोटेंशियल है ग्लोबल दुनिया में पेश करें, उससे उस इन्वेस्टमेंट से आवाम को, पब्लिक को फ़ायदा हो, पाकिस्तान फॉरेन एक्सचेंज अर्न करे। तो ये वो इंटीग्रेटेड स्टेप्स हैं जो हमें अब नज़र आ रहे हैं, और इसके लिए पीछे बहुत एक लंबी एक्सरसाइज की गई है, मेहनत की गई है। तो आज हमें एक चीज़ नज़र आ रही है कि 1.25 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट भी आ गई, और बहुत सारी आगे इन्वेस्टमेंट पाइपलाइन में है। अच्छा जवाद साहब, ये भी बताइएगा कि जितनी इन्वेस्टमेंट के हवाले से आपने डिटेल्स बताई, वहीं हमारे जो रिलेशंस हैं मजीद स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग तर होते जा रहे हैं। खासकर हम ये भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान एंड यूएई के हवाले से इकोनॉमिक जो एक हमारे रिलेशंस हैं इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए FPCCI की पूरी एक बिजनेस डेलीगेशन से भी मुलाकात हुई है, और ट्रेड के हवाले से काफ़ी हमारे जो बायलैटरल रिलेशंस हैं इनको स्ट्रॉन्ग करना है। और दूसरी तरफ टर्की का जो एक खासकर वफ्द है उसकी मुलाकात हुई है वज़ीर तिजारत से। कितना इम्पॉर्टेंट है ये हमारे जो कुछ सेक्टर्स हैं इनके अंदर ताउन, बिजनेसेस के हवाले से ताउन, खासकर इंडस्ट्री और टेक्नोलॉजी के हवाले से एम्फेसिस किया गया है कि पाकिस्तान एंड तुर्किया रिलेशन को मजीद स्ट्रॉन्ग, इस पर इत्तफाक किया गया है। ये दोनों बताइएगा प्लीज। जी बिल्कुल, देखें नताशा, इसके अंदर भी ना दो चीज़ें हैं कि स्टेक होल्डर सारे अपने मिलकर काम कर रहे हैं। एक B2B है, बिजनेस टू बिजनेस, वो हमने देखा कि FCCCI और जो दुबई की इन्वेस्टमेंट का प्लेटफॉर्म है बिजनेसेस का, उनका आपस में मीटिंग्स हुई, उनकी इंटीग्रेशन हो रही है। वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लेके आना चाह रहे हैं, पाकिस्तान वहाँ से इन्वेस्टमेंट लेके चाह रहा है, आपस में मिलके रास्ते निकाल रहे हैं कि दोनों मुल्कों के इन्वेस्टर्स जो हैं, प्राइवेट सेक्टर जो है, वो कैसे नए वेन्यू, नए वेंचर्स एक्सप्लोर कर सकता है और इन्वेस्टमेंट्स लेके आ सकता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जब हमारे मिनिस्टर साहब, वहाँ के जो डेलीगेशन आया हुआ है तुर्किया का, वहाँ के ऑफिशियल्स आए हुए हैं गवर्नमेंट के, उनके साथ रिलेशन के बिजनेस रिलेशन के ऊपर बात हो रही है, उनके साथ स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स की बात हो रही है, उसके अंदर डिफेंस सेक्टर की इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। क्योंकि अब जो ग्लोबल सिनेरियो में अगर हम याद रखें 9 मई के जो हमने अपना जंग जीती, तो उसके बाद दुनिया ने पाकिस्तान को किसी और तरीके से देखना शुरू हुआ। पाकिस्तान के पास जो एक डिफेंस फोर्स की, डिफेंस इंडस्ट्री की स्पेशलाइजेशन
डेवलप हुई हुई है चाइनीज इंटीग्रेशन के साथ, तुर्की इंटीग्रेशन के साथ। तो वो जो इंटीग्रेशन है उस तुर्की और चाइनीज की इंटीग्रेशन के साथ हमने अपनी एक नई मार्केट क्रिएट कर रहे हैं, उसके लिए इंटीग्रेशन हो रही हैं। तुर्की ऐसी टेक्नोलॉजीज पाकिस्तान में ट्रांसफर करने के लिए तैयार है जो पहले हम सिर्फ वहां से उसको एज ए इम्पोर्ट करते थे, अब वो यहाँ पे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रहा है, वो यहाँ पे ऐसी चीजें बनाना चाह रहा है, यहाँ पे ज्वाइंट वेंचर करके पाकिस्तान से ही उसको एक्सपोर्ट करना चाह रहा है। ये एक वो एफर्ट है जिसको हम कहते हैं कि हमारी जो बिजनेस अपने एंड पे बिजनेस टू बिजनेस कर रही है, गवर्नमेंट अपने एंड पे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कर रही है, तो इसके जो दूरस्थ नतीजे है वो बहुत पॉजिटिव है। अच्छा, इन सारी चीजों में एक चीज ध्यान में रखें कि हमारे जो FPCCI दुबई का जो डेलीगेशन आया उन्होंने भी ये बात ऑब्जर्व की, और जो तुर्किया का डेलीगेशन पाकिस्तान आया उन्होंने भी, दोनों की जो मैं इन सारी मीटिंग्स को एक तरीके से ऑब्जर्व कर रहा था तो मैंने एक चीज देखी कि दोनों तरफ से एक जो बहुत पॉजिटिव चीज है वो ये कहते हैं पाकिस्तान के अंदर जो बिजनेस रिफॉर्म्स हैं वो बहुत अच्छे तरीके से हो रही हैं। ये एक सेंटीमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे यहाँ इंप्रेशन ये क्रिएट किया जाता है कि पाकिस्तान में रिफॉर्म्स नहीं है, बिजनेस कम्युनिटी के लिए प्रॉब्लम्स हैं, पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम्स लोग वाजे उठाते हैं। लेकिन जब आप देखें कि फॉरेन इन्वेस्टर आता है तो वो अप्रिशिएट कर रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो रिफॉर्म्स हो रही हैं बिजनेस की डेवलपमेंट के लिए, दैट आर वेरी गुड ऑन राइट पाथ। यहाँ पे बिजनेस को फैसिलिटेट किया जा रहा है, बिजनेस की गवर्नेंस को इंप्रूव किया जा रहा है। ये बेशक कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल का डेलीगेशन आए या प्राइवेट बिजनेसेस का डेलीगेशन आए, तो उनकी ऑब्जर्वेशन ये है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है बिजनेस की डेवलपमेंट के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए एक अच्छे रिफॉर्म्स के पाथ के ऊपर है। उस अच्छे रिफॉर्म पाथ का रिजल्ट ये निकलेगा कि हम देख रहे हैं कि हमारी जो ग्रोथ है वो पॉजिटिविटी की तरफ जा रही है। एशियन डेवलपमेंट बैंक भी कहता है, उसने अपनी लेटेस्ट रिपोर्ट में ये बात कही है, पाकिस्तान में कैपेसिटी है कि पाकिस्तान स्प्रंग अप करके अपनी ग्रोथ को बढ़ा सकता है। दूसरी तरफ जब हमें IMF से ट्रांच मिली है तो उसके अंदर उनकी ये भी ऑब्जर्वेशन है कि जो ऑब्जर्वेशन सबसे अहम है, पैसे मिल जाना, ट्रांच मिल जाना अपनी जगह पे अहमियत रखता है, लेकिन IMF कहता है कि पाकिस्तान ने अपनी माशी क्राइसिस को, अपने डिफॉल्ट को निकाल के अपने आप को बैक टू द राइट पाथ टू इकोनॉमी, टू डायरेक्शन ऑफ द इकोनॉमी इन द राइट पाथ की है कि आप इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर जा रहे हैं, बिजनेस एक्टिविटी की तरफ जा रहे हैं। तो IMF भी ये कहता है कि आप इसको और यानी इसको इसी पाथ पे रहेंगे तो आपके लिए और रास्ता ठीक होता जाएगा और आपकी प्रोग्रेस तेजी से होगी। तो ये जब IMF, एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक इस तरह की बातें करते हैं तो ये कंप्लीट सिग्नल होता है, कंप्लीट मैसेज होता है ग्लोबल इन्वेस्टर्स को, ग्लोबल प्लेयर्स को कि भाई पाकिस्तान या कोई भी मुल्क एक ऐसा ही सिचुएशन में है कि यू कैन गो देयर, यू कैन मेक इन्वेस्टमेंट देयर, यू कैन मेक मनी फ्रॉम देयर। तो पाकिस्तान ने जो अपना 3 साल पहले एक क्राइसिस था, उस क्राइसिस से अपने आप को स्प्रंग अप किया, निकाला, और आज इस जगह पे आया कि हमें एशियन डेवलपमेंट बैंक भी कह रहा है कि पाकिस्तान एक जिससे जंपिंग पैड के ऊपर है, अपनी ग्रोथ कर सकता है, इकोनॉमिक ग्रोथ कर सकता है, GDP ग्रोथ कर सकता है। IMF भी कहता है कि पाकिस्तान ने अपने आप को डिफॉल्ट से निकाल के इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर ले आया है। तो ये सारे वो एलिमेंट्स हैं जो इंटीग्रेट करते हैं गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एफर्ट्स जो हो रही हैं, बिजनेस टू बिजनेस एफर्ट्स जो हो रही हैं, गवर्नमेंट की बिजनेस रिफॉर्म्स हैं, बिजनेस डेवलपमेंट की रिफॉर्म्स हैं, ये सारी चीजें इंटीग्रेट हुई हैं। तो ये आज हम देखते हैं कि इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूशंस है वो भी पाकिस्तान के एफर्ट्स को एक्नॉलेज कर रहे हैं और इन्वेस्टर्स यहाँ पे आने को तैयार है। वो बेशक रिकॉर्डिक की अच्छा, बिल्कुल जवाद साहब ये भी बताइएगा कि SIFC के हवाले से एक न्यूज़ है, माइनिंग एंड मिनरल सेक्टर को इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाएगा और इसके लिए हमने समरी ECC को भेजने की हिदायत भी, इसकी भी जो है वो SIFC ने कर दी है। तो इसके हवाले से बताएं, और खासकर हमने एशियन डेवलपमेंट बैंक के हवाले से देखा है कि पाकिस्तान की जो एक GDP है, इसमें इन्होंने रिपोर्ट जारी की है कि GDP बढ़ रही है और इसमें इजाफे की तवक्कुआत हैं। तो 2026 के लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये दोनों चीजें? जी बिल्कुल, देखें अभी जैसे मैं बात कर रहा था उसी की कंटिन्यूशन है कि SIFC ने देखा कि हमारा माइन एंड मिनरल सेक्टर्स जो है वो पोटेंशियल लगता है ग्रो करने की। अब इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, वो अपनी प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो SIFC ने यही रिक्वेस्ट की फेडरल गवर्नमेंट से कि इसको एक इंडस्ट्री का प्रॉपर स्टेटस दिया जाए। जब इंडस्ट्री का स्टेटस दिया जाएगा, जैसे हमारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनते हैं, तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के अंदर इंसेंटिव दिया जाता है इंडस्ट्री को कि भाई आप इस जोन में आते हैं, आपको टैक्स हॉलीडे मिलेगी, आपको मशीनरी इंपोर्ट करने पे ये रिलैक्सेशन मिलेंगी, ये बेनिफिट्स मिलेंगे। इसी तरह जब इसको इंडस्ट्री का स्टेटस दिया जाएगा तो इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने वालों को स्टेटस की वजह से इंसेंटिवाइज किया जाएगा, जो कि अक्रॉस द बोर्ड शायद सबको ना हो, लेकिन दोज हु आर इन्वेस्टिंग इन माइन एंड मिनरल सेक्टर्स
तो उनको एक स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा और इससे हमारा जो माइन एंड मिनरल सेक्टर है उसको एक बिग पुश मिलेगा। उस बिग पुश का रिजल्ट ये निकलेगा कि जो हम देखते हैं कि हम इसके ऊपर बहुत डिबेट होती है कि हमारा जो बलूचिस्तान के बहुत सारे फार फ्लंज एरियाज हैं जो डेवलप नहीं है, हमारे इस तरह केपी में जो एरियाज फार फ्लंज एरियाज हैं उनमें डेवलपमेंट के इश्यूज हैं, तो जब ये स्पेशल स्टेटस मिलेगा तो आप देखेंगे वो एरियाज डेवलप होंगे। वो एरियाज जब वहाँ से माइनिंग होगी, वहाँ से जो रियल मिनरल निकलेंगी, दुनिया में जाएंगी, तो नेचुरली जो चीज़ जहाँ से निकलती है उसका इम्पैक्ट वहाँ पे भी आता है। वहाँ के लोगों को भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, रोज़गार की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, तालीम, सेहत, बाकी ज़रूरियात ज़िंदगी की जो ज़रूरियात ज़िंदगी की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको सारे मौके फराहम होते हैं। उससे उनकी स्टैंडर्ड लिविंग बढ़ती है और कंट्री का नेचुरली जो कंट्री का क्या नाम है इसकी राइट, बिल्कुल सही फरमाया जवाद साहब वो भी बेहतर होता है। हमारे पास ये ऑप्शंस मौजूद हैं और हम देख भी रहे हैं इकोनॉमी के हवाले से काफ़ी गवर्नमेंट ने इस पर काम भी किया है और आने वाले दिनों के लिए ये इम्पैक्ट्स लाजमी हैं। और माइनिंग एंड मिनरल सेक्टर को खासकर जब इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाएगा तो इसमें मजीद चीज़ें ऐड ऑन होंगी, मजीद एम्प्लॉयमेंट के हवाले से, बिजनेसेस के हवाले से हमारे लिए नई राहें खुलेंगी। दैट इज़ इट। आज हमने डिटेल डिस्कशन की इकोनॉमी के हवाले से। प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त।